Hello everyone. I think my voice is clearly audible now. So I will discuss in front of you. मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ. मैंने कल की क्लास में आपके सामने बताया था कि हाउ टू डिजाइन अ सुपर एलिवेशन. सुपर एलिवेशन को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ये चीजों को हमने आपके सामने डिस्कस किया था. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू. अब मैं जो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कशन इस पर होगा बेटा कि हाउ टू अटेन अ सुपर एलिवेशन, यानी साइट पर सुपर एलिवेशन को अटेन किस तरीके से किया जाएगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाउ टू अटेन अ सुपर एलिवेशन. सो जब मैं सुपर एलिवेशन को अटेन करता हूँ, ठीक है ना, तो अटेन करने की मेरे पास दो मेथड्स हैं. ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या देख लिया था, मैंने सबसे पहले आपके लिए सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला ड्राइव करवाया. इसके बाद मैंने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन देखा. सिमिलरली इसके बाद मैंने आपको डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन बताया. डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन बताने के बाद नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू. अब मैं आपके सामने जो नेक्स्ट टास्क डिस्कस करने वाला हूं, दिस नेक्स्ट टास्क, जो नेक्स्ट टास्क मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, उस नेक्स्ट टास्क को बोला जाता है बेटा, उस नेक्स्ट टास्क को बोला जाता है अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन. मैं साइट पर इस सुपर एलिवेशन को किस तरीके से अटेन करता हूं. क्लियर? सो राइट डाउन दी हेडिंग. आज की टॉपिक, आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक हम यहां पर लिखते हैं अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन. अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन. ठीक है ना, मैं अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन की बात करता हूं. इफ आई विल टॉक अबाउट अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, अगर मैं अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन की आपके सामने बात करूंगा, यानी कि साइट पर सुपर एलिवेशन को किस तरीके से अटेन किया जाएगा. क्लियर? सो देखिए बहुत ध्यान से, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टास्क को डिस्कस कर रहा हूं. क्लियर? देखिए बहुत ध्यान से. इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू, अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन के अटेनमेंट की आपके सामने बात करूंगा, तो दो तरीके से मैं सुपर एलिवेशन को साइट पर अटेन कर सकता हूं. सबसे पहला तरीका तो है, सबसे पहला तरीका है रोटेटिंग ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर मेथड. रोटेटिंग ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर मेथड. ठीक है ना. या तो मैं क्या करूंगा, जो हमने आपके लिए जब कैम्बर पढ़ाया था, सो मैंने आपको बताया था जो रोड का हाईएस्ट पॉइंट होता है, उस हाईएस्ट पॉइंट को क्राउन बोला जाता है. क्लियर? सो मैं क्राउन को या तो रोटेट कर सकता हूं, कैम्बर का जो क्राउन होता है उस क्राउन को रोटेट कर सकता हूं. और फिर सेकंड टास्क मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सेकंड टास्क मैं जो आपके सामने बताना चाहता हूं, यानी किस तरीके से अटेन कर सकते हैं, तो या तो मैं इसको अटेन कर सकता हूं रोटेटिंग ऑफ पेमेंट मेथड. इसको अटेन कर सकता हूं रोटेटिंग ऑफ पेमेंट मेथड. रोटेटिंग ऑफ पेमेंट मेथड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट टास्क. ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मेथड है सुपर एलिवेशन को साइट पर अटेन करने के लिए. ठीक है ना. यदि मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बात करता हूं, तो फर्स्ट मेथड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही कभी पूछा गया है. बट सेकंड मेथड डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखने को मिलेगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू. सबसे पहले तो मैं आपके सामने यही डिस्कस कर देता हूं बेटा कि रोटेटिंग ऑफ पेमेंट मेथड किस तरीके से मैं सुपर एलिवेशन को अटेन करवाऊंगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो राइट डाउन दी स्टेटमेंट. आप यहां पर हेडिंग डालिएगा सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड. मैं आपके सामने जो मेथड बात करने वाला हूं, मैं आपके लिए पढ़ाता हूं रोटेटिंग ऑफ पेमेंट मेथड. मैं रोटेटिंग ऑफ पेमेंट मेथड की बात करता हूं. अब भाई जब मैं रोटेटिंग ऑफ पेमेंट मेथड की आपके सामने बात करूंगा, तो इसमें दो तरीके से पेमेंट, अच्छा नाम से क्लियर है, रोटेटिंग ऑफ पेमेंट मेथड में पेमेंट को रोटेट करवा रहा हूं. एम आई राइट और रॉन्ग? अब भाई अगर मैं पेमेंट को रोटेट करवा रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं पेमेंट को रोटेट करवा रहा हूं, तो देखिएगा एक्चुअल में पेमेंट दो तरीके से रोटेट हो सकता है. फर्स्ट तरीका क्या हो सकता है पेमेंट को रोटेट करने का? यदि मैं पेमेंट को रोटेट करवा रहा हूं, तो पेमेंट को रोटेट करने के दो तरीके हो सकते हैं. पहला तरीका क्या हो सकता है रोटेट करवाने का? पेमेंट को या तो इनर एज के रिस्पेक्ट में रोटेट करवा दो. क्लियर? तो रोटेटिंग ऑफ पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, सबसे पहला जो तरीका है रोटेटिंग ऑफ पेमेंट with respect to inner age.
रोटेटिंग ऑफ पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज के रिस्पेक्ट में या तो आप पेमेंट को रोटेट करवाओ, क्लियर, या फिर रोटेटिंग ऑफ पेमेंट एट रोटेटिंग ऑफ पेमेंट अबाउट सेंट्रल लाइन, या तो आप सेंट्रल लाइन के अबाउट पेमेंट को रोटेट करवा दो। मैंने क्या लिखा है, रोटेटिंग ऑफ पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, या तो इनर एज के रिस्पेक्ट में आप उस पेमेंट को रोटेट करवा दो, ठीक है ना, या तो रोटेटिंग ऑफ पेमेंट अबाउट सेंट्रल लाइन के अबाउट या तो आप पेमेंट को रोटेट करवा दो, तो आपको सुपर एलिवेशन अटेन कर जाएगा, क्लियर। तो सेकंड जो किस तरीके से मैं अटेन कर सकता हूं, रोटेटिंग ऑफ पेमेंट रोटेटिंग ऑफ पेमेंट rotating of payment about central line, या तो मैं सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट में पेमेंट को रोटेट कर सकता हूँ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट टास्क। सबसे पहला मैंने बताया रोटेटिंग ऑफ पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, एंड सेकंड मैंने बताया रोटेटिंग ऑफ पेमेंट अबाउट सेंट्रल लाइन, या तो मैं सेंट्रल लाइन के अबाउट इस पेमेंट को रोटेट कर दूं, और या फिर मैं इनर एज के रिस्पेक्ट में इस पेमेंट को रोटेट कर सकता हूँ। समझ में आया, इतनी बात हमने समझ ली। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल में बात आती है मैं किस तरीके से सेंट्रल लाइन के अबाउट रोटेट करूंगा और किस तरीके से इनर एज के रिस्पेक्ट में रोटेट करूंगा, क्लियर। तो उसके लिए मैं आपके लिए छोटा सा टास्क बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू रोटेटिंग ऑफ पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज के रिस्पेक्ट में पेमेंट को किस तरीके से रोटेट किया जाएगा। सो आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क, रोटेटिंग ऑफ पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। रोटेटिंग ऑफ पेमेंट with respect to inner age, ठीक है ना। मैं क्या करता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज के रिस्पेक्ट में पेमेंट को रोटेट करता हूं, ठीक है। रोटेटिंग ऑफ पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज के रिस्पेक्ट में मैं उसको रोटेट करूंगा। अब भाई रोटेटिंग ऑफ पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए मुझे देखने में किस तरीके से दिखाई देगा माय डियर्स। मैं इस तरीके से एक रोड का क्रॉस सेक्शन व्यू कंसीडर करता हूं। आई विल कंसीडरिंग अ क्रॉस सेक्शन व्यू लाइक दिस। अगर मैं क्रॉस सेक्शन व्यू की बात करूंगा तो क्रॉस सेक्शन व्यू मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। ये एक रोड है और रोड का क्रॉस सेक्शन व्यू इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से मुझे इस रोड का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाई देगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्रॉस सेक्शन व्यू इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से मुझे इस रोड का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाई देगा। मैंने आपसे बोला ये कौन सा एज है, तो दिस इज अवर इनर एज, ये आपका इनर एज है। और मैंने आपसे बोला ये कौन सा एज है, सो आप बोलोगे दिस इज अवर आउटर एज, ये आपका आउटर एज है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मैंने क्या किया, इनर एज के रिस्पेक्ट में पेमेंट को रोटेट कर दिया। इनर एज के रिस्पेक्ट में मतलब आउटर एज को रोटेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। एम आई राइट और रॉन्ग? तो देखिए पेमेंट इस तरीके से रोटेट होगा एंड रोटेट होने के बाद इट इज लुकिंग लाइक दिस। ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। मैंने इनर एज के रिस्पेक्ट में इस पेमेंट को रोटेट किया। इनर एज के रिस्पेक्ट में मैंने इस पेमेंट को रोटेट किया, सो पेमेंट इज रोटेटिंग लाइक दिस। ये पेमेंट कुछ इस तरीके से रोटेट हो गया। क्लियर? अब भाई ये पेमेंट कुछ इस तरीके से रोटेट हुआ, इनर एज के रिस्पेक्ट में मैंने इस पेमेंट को रोटेट किया एंड पेमेंट इज रोटेटिंग लाइक दिस। इस तरीके से ये पेमेंट रोटेट हुआ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको समझ में आ रहा होगा बेटा ये डायग्राम देखकर कि एक्चुअल में अगर मुझे इस तरीके से पेमेंट को रोटेट करवाना है तो यहाँ पर सॉइल को फिलअप करना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यहाँ पर मुझे सॉइल को फिलअप करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? एक्चुअल में इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, ये एंगल हुआ थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और वी ऑलरेडी नो दैट, हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर मैं इस ट्राइंगल का टेन थीटा निकालूंगा तो वो टेन थीटा इज इक्वल टू काय के बराबर होगा, ई, वही सुपर एलिवेशन कहलाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इस तरीके से या तो मैं साइड पर सुपर एलिवेशन को अटेन कर सकता हूँ रोटेटिंग ऑफ पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। इनर एज के रिस्पेक्ट में मैंने पेमेंट को रोटेट करवा दिया। और या फिर क्या हो सकता है सर, तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ रोटेटिंग ऑफ पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लाइन, मैं सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट में भी पेमेंट को रोटेट करवा सकता हूँ। क्लियर? सो आई विल कंसीडरिंग हियर अ सेकंड स्टेटमेंट। मैं यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट की आपके सामने बात करता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है देखिएगा। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की आपके सामने बात करूं तो मैंने आपसे रोटेटिंग ऑफ पेमेंट with respect to
विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर लाइन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में मैंने पेमेंट को रोटेट किया, या फिर मैंने यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू की जगह अबाउट लिखा है। एम आई राइट और रॉन्ग? यहाँ पर मैंने अबाउट लिख दिया था, तो बात वही है, रोटेटिंग ऑफ पेमेंट अबाउट सेंटर लाइन या फिर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर लाइन। देखिए बहुत ध्यान से, मैंने आपसे बोला, अब वापस से मैं एक प्रकार से ऐसा बोल सकता हूँ कि वापस से मैंने क्या किया बेटा, एक पेमेंट को बनाता हूँ और पेमेंट की मुझे विड्थ दिखाई देगी। एम आई राइट और रॉन्ग? तो मैंने वापस से एक पेमेंट का क्रॉस सेक्शन व्यू बनाया। आई विल ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ पेमेंट। मैंने इस तरीके से पेमेंट का क्रॉस सेक्शन व्यू बना दिया। अब भाई इस तरीके से जैसे ही मैंने पेमेंट का क्रॉस सेक्शन व्यू बनाया, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज अवर क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ पेमेंट। ये मैंने पेमेंट का क्रॉस सेक्शन व्यू बना दिया। क्लियर? ये कौन सा एज था? दिस इज अवर इनर एज, ये आपका इनर एज है, ठीक है ना? और ये वाला कौन सा एज था? सो दिस इज अवर आउटर एज। समझ में आ गया? एक हो गया इनर एज और एक हो गया आउटर एज। क्लियर? अब भाई वी ऑलरेडी नो दैट, हम एक बात को जानते हैं कि देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने क्या डिस्कस करने वाला हूं। मैंने आपसे बोला दिस इज अवर सेंटर लाइन, ये आपका सेंटर लाइन है, तो मैंने पेमेंट को सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट करवा सकता हूं। तो जैसे ही मैंने पेमेंट को सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट करवाया, पेमेंट इज रोटेटिंग लाइक दिस। ये जो पेमेंट होगा वो देखिए पेमेंट किस तरीके से रोटेट होगा। ये पेमेंट, अगर मैं इसको सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट करवाऊंगा, तो पेमेंट इज रोटेटिंग लाइक दिस। ये पेमेंट जो होगा, एक सेकंड, ये अच्छा नहीं बन रहा है, थोड़ा मैं डायग्राम को अच्छा बना देता हूँ। अगर मैं इस तरीके से पेमेंट को बनाया, पेमेंट लाइक दिस, जस्ट अ वेट प्लीज, फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। मैंने आपसे बोला इस तरीके से मैंने एक पेमेंट को कंसीडर किया। आई विल कंसीडरिंग अ पेमेंट हियर, इज अ पेमेंट। ये मैंने यहाँ पर एक पेमेंट को कंसीडर किया, और मैंने आपसे बोला ये कौन सा एज है? सो दिस इज अवर इनर एज, ये आपका इनर एज है, एंड दिस इज अवर आउटर एज, ये आपका आउटर एज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये इनर एज हो गया, आउटर एज हो गया। अब मैंने इसको क्या किया बेटा, मैंने सेंटर लाइन के अबाउट इसको रोटेट किया। मैंने सेंटर लाइन के अबाउट इसको रोटेट किया, सो इट इज लुकिंग लाइक दिस। ये मुझे इस तरीके से दिखाई देगा, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। इसको मैं सेंटर लाइन के अबाउट अगर रोटेट करूंगा, तो सेंटर लाइन के अबाउट अगर मैं रोटेट करूंगा, सो इट इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से मुझे देखने को मिलेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इस तरीके से ये सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट हो जाएगा भाई मेरा पेमेंट। अगर मैं पेमेंट को सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट करूं, सो पेमेंट इज रोटेटिंग लाइक दिस। इस तरीके से पेमेंट रोटेट हो जाएगा। क्लियर? अब देखना, यहाँ पर अगर मैं आपके सामने बात करूं, भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये एंगल बना थीटा, और वी ऑलरेडी नो दैट E इज इक्वल टू कौन सा थीटा? E इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ का मैं जो E इज इक्वल टू टेन थीटा निकालूंगा, सुपर एलिवेशन मिल गया। सिमिलरली ये जो E इज इक्वल टू टेन थीटा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर भी क्या निकलेगा? E इज इक्वल टू टेन थीटा। इस तरीके से मैं पेमेंट को रोटेट करके सुपर एलिवेशन को साइड पर अटेन कर सकता हूँ। क्लियर? एक बात बताइए, यहाँ से कुछ सॉइल को कट करना पड़ेगा और सॉइल को उठाकर यहाँ पर डंप करना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तभी ऐसा स्लोप बन पाएगा ना। ऐसा पेमेंट है, तो इसके नीचे से मैंने सॉइल को कट किया और यहाँ पर जाके सॉइल को डंप किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बात सुनिएगा बेटा, एक्चुअल में दोनों में से कौन सा करूंगा? करूंगा तो दोनों। क्यों सर दोनों करूंगा? दोनों मतलब दोनों, दोनों कर सकते हैं। अगर मैं एक कर रहा होता तो दूसरा पढ़ता ही क्यों? एम आई राइट और रॉन्ग? इसलिए दोनों कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहला आपके लिए एडवांटेज बता देता हूँ और डिसएडवांटेज बता देता हूँ कि फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम है और सेकंड में क्या प्रॉब्लम है। एक बात बताइए सर, अगर मैं फर्स्ट वाला प्रोवाइड करता हूँ और अगर इस पे मान लीजिए पानी गिरा, तो पानी तो सीधा का सीधा ड्रेन आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता? एम आई राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पर यहाँ इसका सबसे बड़ा पहला एडवांटेज जो है, वो पहला एडवांटेज सुनिएगा। एक्चुअल में फर्स्ट एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज ये है, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम। यहाँ पर कभी भी ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं आ सकता, ठीक है ना? देयर इज नो ड्रेनेज प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई भी ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क की आपके सामने बात करता हूँ, सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क बोलता है, देखिए बेटा एक बात बताना, मुझे यहाँ पर सॉइल को फिलअप करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पर सॉइल को फिलअप करना पड़ेगा, तो कहीं से सॉइल खरीदनी पड़ेगी, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उसका खर्च बढ़ेगा। क्लियर? तो इट इज अनइकोनॉमिकल, ये अनइकोनॉमिकल होगा थोड़ा, ठीक है? इट इज अनइकोनॉमिकल। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंट टास्क की आपके सामने बात करता हूँ, थर्ड इंपॉर्टेंट टास्क क्या है?
देखो यहाँ पर रिड्यूस लेवल, अभी सेंट्रल लाइन का रिड्यूस लेवल ये था, अब सेंट्रल लाइन का रिड्यूस लेवल यहाँ पर पहुंच गया। एम आई राइट और रॉन्ग? तो सेंट्रल लाइन का रिड्यूस लेवल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यस, रिड्यूस लेवल ऑफ सेंट्रल लाइन इज चेंज, है ना, चेंज हो चुका है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिड्यूस लेवल ऑफ सेंट्रल लाइन, रिड्यूस लेवल ऑफ सेंट्रल लाइन इज चेंज, उसका रिड्यूस लेवल है जो सेंट्रल लाइन का वो चेंज हो चुका है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इसके साथ क्या हो सकता है? ये अनइकोनॉमिकल है, मुझे समझ में आ गया। नो ड्रेनेज प्रॉब्लम, इसमें कोई भी ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके सेंट्रल लाइन का रिड्यूस लेवल क्या हो गया है? चेंज हो गया है। क्लियर? ये इस तरीके से मुझे 3 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन अगर मैं इस सेकंड वाले में बात करूं तो सेकंड वाले में क्या अच्छाई है? बेटा एक बात बताना, सेकंड वाले में तो अगर आपने यहाँ से सॉइल को कट किया, क्लियर, यहाँ से सॉइल को कट करोगे और यहाँ पर आप सॉइल को डायरेक्टली डंप कर रहे हो, तो कटिंग और फिलिंग लगभग बराबर है। कटिंग और फिलिंग अगर लगभग बराबर है तो जितना सॉइल कट किया उतना सॉइल उठा के डंप कर दिया। समझ रहे हो? जितना सॉइल आपने कट किया उतना ही सॉइल उठा के आपने डंप कर दिया। ठीक है, तो बेटा ये तो इकोनॉमिकल हुआ ना, यहाँ पर कोई सॉइल मुझे परचेस नहीं करनी पड़ी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही नहीं ज्यादा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो इट इज इकोनॉमिकल। तो हमने सेकंड नंबर पे अनइकोनॉमिकल लिखा था, तो मैं यहाँ सेकंड नंबर पे लिख देता हूँ इट इज इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमिकल है, ठीक है ना। अब भाई एक बात और देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ से सॉइल को कट किया, इफ आई कट अ सॉइल, अगर मान लीजिए मैं इस इधर से मैंने सॉइल को कट किया, बेटा जैसे ही मैंने सॉइल को कट किया, आपको इतनी बात ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही है कि सर आपने जैसे ही सॉइल को कट किया, जैसे ही आपने सॉइल को कट किया वहां तो पिट फॉर्म हो गया ना सर? और अगर वहां पर पिट फॉर्म हो गया, अगर मान लीजिए वहां पर पिट फॉर्म हो गया तो वहां तो पानी भर जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सो इट मे बी अ ड्रेनेज प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रेनेज प्रॉब्लम आएगी ही, लेकिन इट मे बी, आ सकती है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो राइट डाउन दिस स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिएगा, इट मे बी अ ड्रेनेज प्रॉब्लम, इट मे बी अ ड्रेनेज प्रॉब्लम। ठीक है ना, हो सकता है कि ड्रेनेज प्रॉब्लम आए। क्लियर? इट मे बी अ ड्रेनेज प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा? रिड्यूस लेवल ऑफ सेंटर लाइन इज चेंज, लेकिन यहाँ पर रिड्यूस लेवल ऑफ सेंटर लाइन इज रिमेन कांस्टेंट। एम आई राइट और रॉन्ग? उसका रिड्यूस लेवल ऑफ सेंटर लाइन इज रिमेन सेम, यानी कि बाद में भी उसका वही रिड्यूस लेवल था जो पहले है। आपको दिख रहा है? क्योंकि रिड्यूस लेवल, क्योंकि सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट में ही मैं पूरे पेमेंट को रोटेट कर रहा हूँ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क के लिए। मैंने आपसे बोला मैंने आपसे बोला रिड्यूस लेवल ऑफ सेंटर लाइन इज रिमेन सेम, रिड्यूस लेवल ऑफ सेंटर लाइन इज रिमेन सेम, रिड्यूस लेवल ऑफ सेंटर लाइन इज रिमेन सेम। जो रिड्यूस लेवल है सेंटर लाइन का इज रिमेन सेम। क्लियर? वो सेम है। समझ में आया? यानी कि कटिंग और फिलिंग के पहले और कटिंग और फिलिंग के बाद सेंट्रल लाइन रिड्यूस लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं पेमेंट को, यानी कि इस तरीके से मैं हाईवे पर सुपर एलिवेशन को अटेन कर सकता। क्लियर? अब देखिए, इतना बात मैंने पूरे सुपर एलिवेशन में पढ़ दिया। ठीक है, हमारा यहाँ पर अभी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का केवल एक पार्ट हुआ है, सुपर एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सबसे बड़ा बड़ा पार्ट है बेटा किसी भी हाईवे का। क्लियर? तो अभी हम उसको धीरे धीरे करके देखते जाते हैं, लेकिन इसके पहले हमने जितना भी पढ़ा है उसके एक दो न्यूमेरिकल को हम लगाकर देखते हैं कि एक्चुअल में न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व हो। क्लियर? सो देखिएगा, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टास्क को डिस्कस करता हूँ। देखना बेटा बहुत ध्यान से, मैं आपको क्या डिस्कस करने वाला। मैंने आपसे बोला आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आज तक हमने आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं करवाए हैं। अभी आप प्रॉब्लम देखिए, इसमें साइड डिस्टेंस के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसमें सुपर एलिवेशन का भी प्रॉब्लम होगा। क्लियर? इसमें ओएसडी एसएसडी सबके प्रॉब्लम होंगे। अपन जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर? देखिए प्रॉब्लम किस तरीके से इसने मुझे गिवन दिया है। भाई अब ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज वेरी इजी, बहुत इजी प्रॉब्लम है, और ये गेट 2018 2 मार्क्स में आया हुआ था। क्लियर? पहले तो मैं प्रॉब्लम को पढ़ता हूँ और देन प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद हम पता करते हैं कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम मुझे क्यों दिया गया, या फिर किस टॉपिक के ऊपर दिया गया। क्लियर? देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने क्या डिस्कस कर। मैंने आपसे बोला प्रॉब्लम इज
अ कार फॉलो अ स्लो मूविंग ट्रक। देखिए इसने मुझे क्या दिया है, इसने मुझे क्वेश्चन दिया है अ कार फॉलो अ स्लो मूविंग ट्रक। एक कार स्लो मूविंग ट्रक को फॉलो कर रही है, ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अ कार फॉलो अ स्लो मूविंग ट्रक, ठीक है ना, एक स्लो मूविंग ट्रक को वो कार फॉलो कर रही है, और जिस टाइम वो फॉलो कर रही है उस टाइम उसने बोला है ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ 2 लेन 2 वे हाईवे। इस हाईवे पर बोल रहा है ये ऑन अ 2 लेन ऑन अ 2 लेन 2 वे हाईवे। इसने मुझसे 2 लेन 2 वे हाईवे के बारे में बात की है। सो ऑन अ 2 लेन 2 वे हाईवे, ठीक है ना, 2 लेन 2 वे हाईवे। इसके बाद ये मुझसे बोल रहा है द कार रिड्यूस इट्स स्पीड, ये कार अपनी स्पीड को रिड्यूस करती है टू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी रिड्यूस करके ये स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इसने मुझे बोला है एंड फॉलो द ट्रक, एंड फॉलो द ट्रक मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। बेटा एक्चुअल में क्या दिया है अपन को, वीवी वेलोसिटी गिवन दी है, वीवी कितनी दी है 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसने हमें मेंटेनिंग अ डिस्टेंस, और वो कितनी डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है, यानी मिनिमम स्पेस हेडवे गिवन टू अस। मिनिमम स्पेस हेडवे कितना दिया हुआ है मुझे, मिनिमम स्पेस हेडवे मेरे लिए दिया हुआ है 16 मीटर। क्लियर। फ्रॉम द ट्रक, ट्रक के साथ वो क्या कर रहा है, मिनिमम स्पेसिंग 16 मीटर को मेंटेन कर रहा है। ऑन अ फाइंडिंग अ क्लियर गैप इन द अपोजिट ट्रैफिक स्ट्रीम, अपोजिट ट्रैफिक स्ट्रीम पर जैसे ही उसको एक क्लियर गैप मिला, ठीक है ना, a clear gap in the opposite traffic stream, the car accelerate is an rate of 4 meter per second square। ये कार एक्सीलरेट कर जाती है, यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन टू यू, एक्सीलरेशन कितना दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। ओवरटेक द ट्रक एंड रिटर्न इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओवरटेक द ट्रक, और वो ट्रक को ओवरटेक करती है और वापस अपनी अपनी इनिशियल लेन में रिटर्न आ जाती है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये मुझसे बोल रहा है ओवरटेक द ट्रक, ये ट्रक को ओवरटेक करती है एंड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेन, और ये अपनी ओरिजिनल लेन में रिटर्न आ जाती है। व्हेन इट वाज रिटर्न इट्स ओरिजिनल लेन, जैसे ही when it returns to its original lane, जैसे ही वो अपने ओरिजिनल लेन में वापस आएगी, ठीक है ना, the distance between the car and the is 16 मीटर, यानी वापस से वो अपनी भाई मिनिमम स्पेसिंग को मेंटेन करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग, मिनिमम स्पेसिंग को मेंटेन करेगा तो कितना डिस्टेंस, जैसे जब जब आपकी कार ट्रक को ओवरटेक करके अपनी लेन में वापस गई, तो भी वो ट्रक के साथ कितनी डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है 16 मीटर, यानी वही मिनिमम स्पेस हेडवे 16 मीटर है। इनने बोला है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार during the period from the time it's leave its lane and subsequently return to its lane after overtaking। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसने मुझसे बोला है कि एक्चुअल में आपको वो डिस्टेंस बतानी है जो कार ने कवर की है अपोजिट लेन में, अपनी जब उसने अपनी लेन को छोड़ा और छोड़ने के बाद अपनी लेन में वापस चली गई, ठीक है ना। तो जब उसने अपनी लेन को छोड़ा और छोड़ने के बाद अपनी लेन में वापस गई, तो उस दौरान उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, मुझे ये बताना है, ठीक है ना। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि मुझे किस डिस्टेंस की बात कर रहा है, D2 डिस्टेंस की बात कर रहा है। अरे D2 ही तो वो डिस्टेंस था बेटा, D2 ही तो वो डिस्टेंस था कि कार क्या करता था, अपनी लेन से अपोजिट लेन में जाता था और फिर अपनी लेन में वापस आ जाता था, एम आई राइट और रॉन्ग, ओवरटेक करने के लिए। तो D2 का वैल्यू सभी बच्चे जानते हैं। D2 का वैल्यू क्या होता है, What do you mean about D2? D2 is equal to क्या होता था, VB into capital T plus half of AT square। यही पढ़ाया है ना मैंने, या फिर मैंने ऐसा फॉर्मूला भी आपके लिए पढ़ाया था, VB मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T प्लस 2S। ये दोनों फॉर्मूले ही अपन ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। क्लियर। अब मान लीजिए मेरे पास VB तो गिवन है, एस की वैल्यू गिवन है, अब बात आती है कैपिटल टी, तो मैं कैपिटल टी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 4s अपॉन ए, ठीक है ना। तो अंडर रूट 4s अपॉन ए, 4 मल्टीप्लाई बाय एस की वैल्यू कितनी है, तो स्पेसिंग मेरे लिए दी है 16 मीटर डिवाइडिंग बाय ए, एक्सीलरेशन कितना दिया है, एक्सीलरेशन इज आल्सो 4 मीटर पर सेकंड, मैंने 4 से 4 को चीर दिया, तो यहाँ पर टी का वैल्यू कितना आया, T
t का जो वैल्यू आएगा, दिस t इज इक्वल टू √16, दैट मींस 4 सेकंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो t कैपिटल T आएगा, कैपिटल T इज इक्वल टू 4 सेकंड हियर। क्लियर? नाउ आई पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला। इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करो, चाहे आगे वाले फॉर्मूले में कर दो चाहे पीछे वाले में कर दो, बात बराबर है। तो मुझे एक्चुअल में d2 डिस्टेंस निकालना है। VB मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T, VB का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T, दैट मींस 4 प्लस 2s, सो 2 मल्टीप्लाई बाय s का वैल्यू है 16। तो चलिएगा, ये कितना आया? 14 प्लस 32 इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? हाउ मच? 72 मीटर इज आंसर। एम आई राइट और रॉन्ग? सो आंसर इज 72 मीटर। क्वेश्चन इज वेरी इजी, सिर्फ आपको डायग्राम दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है ना भाई? क्वेश्चन बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि a 7.5 मीटर वाइड 2 लेन रोड ऑन अ प्लेन टेरेन, ठीक है ना? ये मुझसे बोल रहा है 7.5 मीटर 2 लेन रोड ऑन अ प्लेन टेरेन is to be laid along a horizontal curve of radius 510 मीटर। ठीक है ना? एक मैंने क्या किया, एक 7.5 मीटर 7.5 मीटर विड्थ का एक रोड है, जो रोड कितना है? 2 लेन रोड है, 2 लेन रोड है, और वो हॉरिजॉन्टल कर्व पर है, जिसकी रेडियस 510 मीटर है। 510 मीटर इज गिवन टू यू फॉर अ डिजाइन स्पीड, और यहाँ पर डिजाइन स्पीड की वैल्यू मुझे दी हुई है। द वैल्यू ऑफ डिजाइन स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर। सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एज पर IRC 73/1980. Consider acceleration due to gravity as 9.81 meter per second square. The level difference between inner edge and outer edge of the road. बहुत ध्यान से सुनिए, ये एक्चुअल में मुझसे क्या बोलना चाहता है। मैंने सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड किया, तो भाई ये पहले ये तो हो गई हमारी इनर एज, ये हो गई आउटर एज। मैंने सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड किया, सुपर एलिवेशन इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से मुझे रोड दिखने लगेगा, यानी आउटर एज अब यहाँ पर पहुंच गई। तो ये बोल रहा है मुझसे इस आउटर एज और इस आउटर एज के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस बता दो। इस आउटर एज और इस आउटर एज के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस बता दो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसने मुझसे ये पूछा है, इन दोनों आउटर एज के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड कर दो। ठीक है ना? फाइंड अ वर्टिकल डिस्टेंस फॉर प्रीवियस आउटर एज और दैट आउटर एज। ठीक है ना? तो भाई अगर मुझे वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो बच्चे कभी भी ये भूल नहीं करेंगे कि सर मैं सुपर एलिवेशन जो निकाल दूंगा, सुपर एलिवेशन जो आएगा वही ये वैल्यू होगी। नो, ये तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा, और सभी बच्चे जानते हैं इस ट्राइंगल का मुझे tan थीटा निकालना पड़ेगा। इसी को मैं सुपर एलिवेशन ई बोलूंगा। समझ में आ रहा है? इस ट्राइंगल का अगर tan थीटा निकालूंगा, वही ई, दैट मींस सुपर एलिवेशन होगा। ई इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर? देखिए बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने क्या डिस्कस करने वाला हूं। मैंने आपसे बोला अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं, तो ये विड्थ कितना गिवन है मुझे? विड्थ 7.5 मीटर इज गिवन टू अस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज 7.5 मीटर। सिमिलरली अगर मैं आपके सामने बात करूं, द विड्थ इज 7.5 मीटर हियर। और अब देखना बात क्या है, इसने मुझसे बोला है सुपर एलिवेशन आपको कितना प्रोवाइड करना है। तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है एज पर आईआरसी के फॉर्म, यानी आईआरसी से जो भी आईआरसी बोलेगा उतना ही सुपर एलिवेशन मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो भी आईआरसी बोलेगा मुझे उतना ही सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं एज पर आईआरसी आपके सामने बात करता हूं, अगर मैं एस पर आईआरसी आपके सामने बात करता हूं, तो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनने की कोशिश कीजिएगा सर। अगर मैं एस पर आईआरसी आपके सामने बात करूंगा, सुपर एलिवेशन निकालने का फॉर्मूला कल ही देखा है, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। एम आई राइट और रॉन्ग? बेटा बहुत ध्यान से सुनना, इसने मुझसे बोला है प्रोवाइड एस पर आईआरसी गाइडलाइन। ठीक है ना? और किस एरिया के लिए बोला है? इसने मुझसे प्लेन टेरेन के लिए बोला है। सबसे पहली लाइन पढ़िएगा सभी, इसने मुझसे बोला है प्लेन टेरेन। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लेन टेरेन के लिए इसने हमसे बोला। तो देखिएगा बहुत ध्यान से एक्चुअल में क्या हो। मैं क्या करूंगा, मैंने E की वैल्यू निकालनी है। F का वैल्यू गिवन नहीं दिया, तो इसलिए F का वैल्यू हम कंसीडर कर लेंगे 0.15 इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू
v स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी दी है, v की वैल्यू दी है 100 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 127 और रेडियस का वैल्यू गिवन टू यू 510 मीटर। यहां से आप e का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब भाई यदि मैं मान लीजिए e का वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, यदि मैं आपके सामने e का वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो e का वैल्यू आता है 0.087, e का वैल्यू आएगा 0.0871, ठीक है ना। बट e का वैल्यू कभी भी e मैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता, बट इट इज ग्रेटर देन, ये तो ग्रेटर देन है कैसे, e मैक्स से, इट इज ग्रेटर देन ई मैक्स, ये ई मैक्स से ग्रेटर है, तो मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं ई मैक्स के बराबर प्रोवाइड करूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सो प्रोवाइड 7%, मैंने 7% प्रोवाइड किया, दैट मीन 0.07, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैक्सिमम 0.07 ही वैल्यू होती है। अब भाई सुपर एलिवेशन का वैल्यू आ गया, वी ऑलरेडी नो दैट जो सुपर एलिवेशन यहाँ पर निकला है, वी ऑलरेडी नो दैट कि जो सुपर एलिवेशन यहाँ पर निकला है, तो बेटा जो सुपर एलिवेशन यहाँ पर निकला हुआ है उसको मैंने क्या बोला है, सुपर एलिवेशन E इज इक्वल टू टेन थीटा, एम आई राइट और रॉन्ग। E का वैल्यू मैंने निकाल दिया, E का वैल्यू मैंने निकाला 0.07 इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेटा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ओ डैश को मैंने y मान लिया, क्लियर, तो परपेंडिकुलर इज y, बेस अपॉन 7.5 मीटर, तो यहां से मैं y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। नाउ इफ आई एम टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, तो y का वैल्यू मेरे पास आएगा 0.525 मीटर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ये हमारे पास y का वैल्यू आया एंड दिस इज अवर आंसर, यही हमारा आंसर होगा। सभी को समझ में आ गया बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, क्लियर। चलिए हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे वाले, ये तो अभी आपका साइड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, ये 2018 अगेन 1 मार्क, अगर अगेन 2 मार्क्स प्रॉब्लम, क्लियर। देखिए क्वेश्चन इज वेरी इजी, इसने मुझसे बोला है a priority intersection has a single lane one way traffic road क्रॉसिंग एन अनडिवाइडेड टू वे ट्रैफिक रोड, ठीक है ना। एक सिंगल लेन ट्रैफिक है, वो क्या कर रहा है, टू वे ट्रैफिक वाले को क्रॉस कर रहा है, तो दिस इज अवर सिंगल लेन ट्रैफिक, ये सिंगल लेन है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, टू वे वाले को, सिंगल लेन वन वे और ये टू वे वाले को क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, दिस इज अवर टू वे रोड, ये आपके पास एक टू वे रोड है, क्लियर। अब ये मुझसे क्या बोल रहा है, द ट्रैफिक stream stop on a single lane road is 20 kmph and the speed of two lane road is 50 kmph। अगर मैं आपसे बोलूं ट्रैफिक स्ट्रीम जो है, वो ट्रैफिक स्ट्रीम मतलब व्हीकल कोई भी है, उसका स्पीड यहाँ पर कितना है, उसका स्पीड मैंने 20 किलोमीटर पर आवर कंसीडर किया, और यहाँ पर कोई ट्रैफिक आ रहा होगा और उस ट्रैफिक का स्पीड आई विल कंसीडरिंग हियर, मैंने कंसीडर किया 50 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। ये मुझसे क्या बोल रहा है, द परसेप्शन टाइम इज 2.5 सेकेंड, अगर मैं परसेप्शन टाइम की आपके सामने बात करूं तो परसेप्शन रिएक्शन टाइम इज 2.5 सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन इज गिवन टू यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन टू यू। इसने मुझसे बोला है अ क्लियर साइट ट्राइंगल हैज टू बी एंस्वेयर at the intersection the minimum length of the side triangle along the two lane and single lane road is। देखिए बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने क्या बोला, इसने बोला है इधर की साइड डिस्टेंस कितनी साइड डिस्टेंस होगी और ये वाली कितनी साइड डिस्टेंस होगी कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से देख सके, ट्राइंगल फॉर्म हो सके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एक ट्राइंगल फॉर्म हो सके, उसने मुझसे ये डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से, ये मुझे ये डिस्टेंस पूछना चाहता है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, इसको मैंने d1 नाम दिया, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, इसको मैंने d2 नाम दिया, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। d1 d2 बता दो कि साइड ट्राइंगल फॉर्म हो जाए, ये मुझसे ये पूछ रहा है, तो बहुत इजी है ना यार, इट इज वेरी इजी। मैं d1 तो निकाल ही लूंगा, d1 निकालने के लिए मेरे पास भगवान ने फॉर्मूला दिया है 0.278 v मल्टीप्लाई बाय टी आर,
प्लस वी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 254 एफ प्लस माइनस एस। सो एस का वैल्यू है नहीं, एफ अकेला पुट करूंगा। क्लियर। और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन आएगा, लेटरल तो आएगा नहीं। सो 0.278 वेलोसिटी का वैल्यू इज गिवन टू यू, तो इसके लिए 20 मल्टीप्लाई बाय रिएक्शन टाइम इज 2.5। if I will talk about reaction time, so reaction time is 2.5 plus v square, velocity का वैल्यू कितना है, so velocity is 20 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 254, f का वैल्यू मेरे पास है 0.38। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द वैल्यू। जैसे ही आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, वैल्यू जो आपके पास आएगा इट इज 18 मीटर, 18 मीटर ये आपके पास वैल्यू आएगा। क्लियर। सिमिलरली अब आप सेकंड वाले को काम करोगे तो आप वापस से d2 निकालोगे, d2 का अगेन वही फॉर्मूला है 0.278। वेलोसिटी कितना है बेटा, वेलोसिटी इज 50 kmph मल्टीप्लाई बाय रिएक्शन टाइम इज 2.5 सेकंड। क्लियर। प्लस v स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर दैट मींस 50 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 254 मल्टीप्लाई बाय f। एम आई राइट और रॉन्ग? सो इसी तरीके से होगा, द आंसर इज बिकम 61 मीटर। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन इज वेरी इजी, सिर्फ इनको थोड़ा सा समझने की देर है। क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए इसको अभी आने में टाइम है थोड़ा सा। इन्होंने मुझसे पूछा है द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व ऑन अ हाईवे इज 120 मीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, किसी भी हाईवे पर सर्कुलर कर्व का रेडियस 120 मीटर है। The design speed is 60 km per hour and the coefficient of lateral friction between the tire and road surface is 0.15. The estimated value of super elevation required and the value of coefficient of friction needed if no super elevation is provided. क्लियर। तो ये उसने मुझे बोला है। सबसे पहले तो आप ये बता दो कि कितना सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है। बहुत ही अच्छे से याद रखिए, इसने ये नहीं बोला है कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, कितना सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है इसने मुझे ये बताया है। क्लियर, ये पूछा है। तो मैंने आपसे बोला था जब रिक्वायर्ड रहे तब फॉर्मूला चुपचाप लगा देना, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। और जब प्रोवाइडेड की बात आने लगे, तो फिर मैं डिजाइन क्राइटेरिया पर चला जाऊंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सो मैं आपके सामने फॉर्मूला जानता हूँ, फॉर्मूला है E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। दिस इज अवर फॉर्मूला। E की वैल्यू अगर मैं आपके सामने, आप अपन को E की वैल्यू तो चाहिए ही है, F का वैल्यू मेरे पास कितना दिया है 0.15 इज गिवन टू यू, इज इक्वल टू v स्क्वायर, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 60 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 127R। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? अगर मैं रेडियस की वैल्यू बोलूंगा तो रेडियस इज 120 मीटर। तो यहाँ से जो सुपर एलिवेशन E की वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इज 1 अपॉन 11.6। ठीक है ना, 1 अपॉन 11.6 इट इज द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन E। अब अपन इसके बाद थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पर चलते हैं बेटा। इसने अपन को सुपर एलिवेशन E का वैल्यू तो गिवन दे दिया और E का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 11.6। अब देखिएगा ये हमसे बोलता है इफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। ठीक है ना, नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड, नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। अगर मान लीजिए कोई भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड, अगर कोई भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं है, नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड, तो इस कंडीशन में E इज बिकम इक्वल टू 0। E की वैल्यू मुझे 0 कंसीडर करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में F की वैल्यू कैसे निकलेगी, F इज देखो E प्लस एफ वाला फॉर्मूला था, E का वैल्यू 0 करो तो मेरे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। मैंने वेलोसिटी का वैल्यू पुट किया, वेलोसिटी इज 60 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 127R, 127। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, तो रेडियस का वैल्यू मेरे पास 120 मीटर इज गिवन टू यू। सो स्मॉल f का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूंगा, द वैल्यू ऑफ स्मॉल f इज 0.24। ये मेरे पास 0.24 f का वैल्यू मेरे पास गिवन आया एंड द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू, the value of f is equal to 0.24 here। clear?
इतनी बात मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली। अब देखिएगा मैं आपके सामने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को डिस्कस करता हूँ। आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखिए किस तरीके से होगा। इसने मुझसे बोला हुआ है, ये तो आप कर लोगे, इट इज अ थ्योरेटिकल बेस्ड प्रॉब्लम। मैं आपके सामने एक अच्छा सा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए प्रॉब्लम आया है 2015 में 1 मार्क्स। अब भाई 2015 में अगर 1 मार्क्स का प्रॉब्लम आया है, सो इट इज अवर प्रॉब्लम हियर। ये मैं आपके सामने प्रॉब्लम जो डिस्कस करने वाला हूँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए प्रॉब्लम क्या बोलता है, ये मुझसे बोलता है एक व्हीकल है, मोटरिस्ट ट्रेवल एट 100 kmph ऑन अ हाईवे। ठीक है ना, 100 kmph से किसी भी हाईवे पर ये व्हीकल ट्रेवल कर रहा है और इसने मुझसे बोला नीड टू टेक द नेक्स्ट एग्जिट for limiting speed of 50 kmph. Clear to all of you? The section of the road before the entry द डाउनवर्ड ग्रेड। बेटा इस वाले क्वेश्चन को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मुझे छोटा सा एक एक्सप्रेशन समझाना पड़ेगा। क्लियर? देखिए जब तक हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो डिस्कस करने वाला था, मैं आपके सामने वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। 2015 का एक क्वेश्चन था which is described in front, which is discussed in front of you. Yes, it is a problem. हम इस पर आए थे, मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। अ सुपर एलिवेशन, मैंने आपसे बोला था अ सुपर एलिवेशन। देखिए मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था अ सुपर एलिवेशन इन अ न्यू दिल्ली हाईएस्ट सुपर एलिवेशन रेट ऑफ द ट्रैक ऑफ द इंदिरा गांधी प्रिक्स सर्किट, the track required drive to negotiate turn with a radius of 335 meter and 33 degree banking. बैंकिंग का मतलब 33 डिग्री मैंने थीटा की वैल्यू ली हुई है। वी ऑलरेडी नो दैट ई इज इक्वल टू कौन सा थीटा, E is equal to tan theta. That means theta की वैल्यू पुट करो 33 डिग्री। Now what is the degree? What is the value here? तो आपके पास जो E का वैल्यू आएगा, आपने पुट किया E is equal to 33 डिग्री, तो आपके पास चलिए अच्छा E is equal to tan theta, या फिर हमारे पास कैलसी नहीं है तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? E का जितना भी वैल्यू आपके पास आए, we already know that E plus F is equal to V square upon 127 R। तो जैसे ही मैं वैल्यू रखूंगा यहाँ पर, E का वैल्यू मेरे पास गिवन है, दिस इज tan 33 डिग्री प्लस F, am I right or wrong, is equal to V square। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? सो द वेलोसिटी इज 320 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 127 R। सो 127 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस मेरे पास है 335 मीटर इज गिवन टू यू। सो मैं अगर यहाँ से F की वैल्यू निकालूंगा, F का वैल्यू आएगा 1.761। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अवर वैल्यू। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? आंसर ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमने आपके लिए बताया। इसके बाद के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स आप धीरे धीरे करते जाइए। जैसे इसने पूछा है 2014 का 2 नंबर का प्रॉब्लम, द परसेप्शन रिएक्शन टाइम फॉर अ व्हीकल ट्रेवलिंग एट 90 kmph। अगर आपका व्हीकल 90 kmph से ट्रेवल कर रहा है, गिव द कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन इज 0.35 एंड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 170 मीटर। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का वैल्यू इसने 170 मीटर गिवन दिया है और इसने रिएक्शन टाइम का वैल्यू पूछा है इज इन सेकंड। वी ऑलरेडी नो दैट SSD इज इक्वल टू क्या होता है? V मल्टीप्लाई बाय TR। देखो अच्छा वेलोसिटी काय में गिवन है? किलोमीटर पर आवर में गिवन है। सो द फॉर्मूला इज 0.278 V मल्टीप्लाई बाय TR प्लस V स्क्वायर अपॉन 254 F प्लस माइनस S। एम आई राइट और रॉन्ग? ये मेरे पास आएगा, S इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, सो अकेला F ले लूंगा। 0.278 वेलोसिटी का वैल्यू आप यहाँ पर गिवन कीजिएगा। वेलोसिटी हमारे पास कितना है? अच्छा SSD इज आल्सो गिवन 170 मीटर। एम आई राइट और रॉन्ग? 0.278 वेलोसिटी इज 90 kmph। रिएक्शन टाइम मुझे निकालना है, प्लस V स्क्वायर। तो V स्क्वायर का वैल्यू इज अगेन 90 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 254 मल्टीप्लाई बाय F। F की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन 0.35 is given to you. Now reaction time is equal to, अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन टाइम की वैल्यू निकालूंगा, the value of reaction time
जस्ट वेट प्लीज, द वैल्यू ऑफ रिएक्शन टाइम इज 3.15 सेकेंड। ये जो हमारे पास रिएक्शन टाइम का वैल्यू है, ये रिएक्शन टाइम का जो वैल्यू आएगा, दिस इज 3.15 सेकेंड हियर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? The value is 3.15 centimeter. Sorry, 3.15 second. Clear? Now I will discuss in front of you a next important problem. मैं आपके सामने next important problem को discuss करता हूँ। अगर मैं next important problem की आपके सामने बात करता हूँ, if I will talk about next important problem, यदि मैं आपके सामने next important problem की बात करूंगा, तो problem देखिए किस तरीके से given है। क्या दिया है इसने दिया है a road is designed on a speed is this, radius or horizontal curve with a super elevation is given to you, coefficient of lateral friction is given to you। इसने मुझसे पूछा है the minimum radius of the curve required for safe vehicle movement is। 2014 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का प्रॉब्लम सेट 2 का। क्लियर? क्वेश्चन देखिए सर कितना इंटरेस्टिंग है और कितना इजी प्रॉब्लम। देखिए बहुत ध्यान से, कितने अच्छे तरीके से इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? अपन क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर देखिएगा। इसने मुझसे बोला, देखिए क्वेश्चन इसने किस तरीके से दिखा है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, सॉल्यूशन इज वेरी इजी, बहुत इजी सॉल्यूशन है। देखना किस तरीके से इसने सॉल्यूशन मुझसे पूछा गया है। देखिए बहुत ध्यान से, किस तरीके से सॉल्यूशन मुझसे पूछा गया है। इसने मुझसे बोला है अ रोड इज बीइंग, उसकी वेलोसिटी कितनी है उस रोड पर स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इज 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? और इसने मुझसे बोला है, हमने जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है, सुपर एलिवेशन इज 8%, 8% का मतलब 0.08। सिमिलरली इसने कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन एफ का वैल्यू कंसीडर किया है 0.10। ठीक है ना? इसने मुझसे पूछा है रेडियस की वैल्यू बता दो, बस खत्म, फालतू दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है? अगर मैं मान लो फालतू दिमाग नहीं भी लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग आइडिया? तो मैं यहाँ पर वैल्यू को जानता हूँ, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। क्लियर? अब E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। E का वैल्यू पुट करो 0.08, F का वैल्यू पुट किया 0.10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर का वैल्यू पुट किया 110 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 127 आर। सो आर की वैल्यू मुझे निकालनी है। अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, यानी इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को, सो द वैल्यू ऑफ आर मुझे मिलेगा 528.5 मीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज द रेडियस। ये रेडियस मेरे लिए हॉरिजॉन्टल कर्व का निकल गया, रेडियस इज 528.5 मीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अवर रेडियस। ये आपका रेडियस यहाँ पर मेरे लिए निकल गया। क्लियर? चलो अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं और अच्छे से काम को करते जाते हैं। ठीक है? देखिए, नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। मैं आपके सामने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ। ठीक है? अब प्रॉब्लम अपन देखते हैं, ये सभी अब आपसे बन जाएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ मुझे एक प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस करवाना था, मैं वो प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या था? Here is a problem. Yes. देखिए, अब भाई ये 2007 में एक प्रॉब्लम पूछा गया था। बच्चों को प्रॉब्लम पढ़ने में बहुत इजी लगेगा, लेकिन है ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम। क्लियर? प्रॉब्लम देखिए किस तरीके से था। ये मुझसे बोलता था द डिजाइन स्पीड ऑन अ रोड इज 60 kmph। हमने डिजाइन स्पीड को कितना कंसीडर किया? डिजाइन स्पीड ऑन अ रोड इज 60 kmph, assuming the driver reaction time 2.5 सेकेंड। मैं 2.5 सेकेंड ड्राइवर रिएक्शन टाइम कंसीडर करता हूं। एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द पेमेंट इज 0.35। मैंने 0.35 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लिया। ठीक है ना? तो ये मुझसे बोलता है रिक्वायर्ड एसएसडी। आप एसएसडी का कितना एसएसडी रिक्वायर्ड है मुझे ये बताइएगा फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड। आई बनी बात है। सभी लोगों को एक बात पता है, अगर मान लीजिए कभी भी सिंगल लेन रोड पर टू वे ट्रैफिक की बात होती है, एसएसडी को ऐड करना पड़ता है। ठीक है ना? वेलोसिटी यहाँ पर अलग अलग नहीं दी, वेलोसिटी दोनों की सेम है बेटा, इसलिए जो एसएसडी निकलेगा उसका मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल एसएसडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी। एम आई राइट और रॉन्ग? 2 टाइम करना पड़ेगा। सो देखिएगा, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ इंपॉर्टेंट टास्क के लिए।
अगर मैं SSD निकालना चाहता हूँ, या नीचे लिख देता हूँ, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट SSD हियर, अगर मैं SSD की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो SSD का फॉर्मूला क्या है, 0.278 V मल्टीप्लाई बाय TR प्लस V स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 254 F प्लस माइनस S। एम आई राइट और रॉन्ग? दिस इज अवर फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला था। सो 0.278 V मल्टीप्लाई बाय TR, 0.278, वेलोसिटी का वैल्यू कितना गिवन है बेटा, वेलोसिटी 60 kmph इज गिवन टू यू, एंड व्हाट इज द रिएक्शन टाइम, so reaction time is 2.5 second plus v स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो v स्क्वायर इज 60 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 254। f s का वैल्यू इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, सो इसीलिए केवल और केवल f ही पुट करूंगा। सो अगर मैं पुट करूंगा सो द वैल्यू इज, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे बिल्कुल भी आंसर नहीं पता है, इसका आंसर कितना है, तो मैं इसके आंसर को देख लेता हूं। अगर आप लोगों के पास कैलसी है तो आप कैलसी से सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, सो इसका जो आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए लगभग 82.1 मीटर, लेकिन मुझे एक्चुअल में टोटल एसएसडी निकालना है। टोटल एसएसडी इज द 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी, ऊपर लिख दिया है यहाँ पर मैंने, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 82.1, सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 164.2 मीटर। एम आई राइट और रॉन्ग? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? तो इस तरीके से मुझे क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम व्हिच इज डिस्क्राइब्ड इन फ्रंट ऑफ यू, जो मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा था। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम आपके सामने एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क को डिस्कस करते हैं। आई विल इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ यू अ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। देखिएगा, नाउ इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ यू अ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। मैं आपके सामने वापस से अपनी पीपीटी पर आता हूँ और पीपीटी की थोड़ी सी बातों को डिस्कस करता हूँ। क्लियर? सो नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। अब मैं अपनी पीपीटी पर आगे आता हूँ। हमने सुपर एलिवेशन को देख लिया, सुपर एलिवेशन पर बेस्ड मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देख लिया, ठीक है ना। अब हम आपके सामने जो डिस्कस करते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टास्क को डिस्कस करने वाला हूँ। वो टास्क देखिएगा बेटा, मैं आपके सामने क्या बताना चाहता हूँ। मैंने आपसे बोला मैंने आपसे बोला कि मैंने सुपर एलिवेशन के बारे में जाना और मैंने ये देखा कि हाउ टू अटेन द सुपर एलिवेशन, मैं सुपर एलिवेशन को किस तरीके से अटेन करूंगा। क्लियर? इसके बाद हमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टास्क पढ़ना है, एंड दिस इंपॉर्टेंट टास्क इज जनरली कॉल्ड एज एक्स्ट्रा वाइडनिंग। उसको मैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोलता हूँ, ठीक है ना। तो सभी बच्चे हेडिंग डालिएगा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। मैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग की आपके सामने बात करूँ। इफ आई विल टॉक अबाउट एक्स्ट्रा वाइडनिंग, अगर मैं आपके सामने एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करूंगा तो बहुत सारे बच्चों ने एक छोटी सी बात को समझा होगा, बहुत सारे बच्चों ने एक छोटी सी बात को समझा होगा, और ये सभी लोग फील भी करते हैं। एक्चुअल में क्या फील करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। इस एक्स्ट्रा वाइडनिंग को समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा मैकेनिकल पढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? मैकेनिकल कैसे पढ़ाना पड़ेगा? जैसे सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग इट इज अ व्हीकल, ये हमारे पास एक व्हीकल है। मैं इस व्हीकल का टॉप व्यू देखता हूँ। टॉप व्यू देखने पर ये व्हीकल मुझे इस तरीके से दिखाई देगा, ये पीछे वाले टायर्स दिखेंगे और ये आगे वाले टायर दिखेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? टॉप व्यू ऐसे ही दिखेगा मुझे इस व्हीकल का। तो मैं इस व्हीकल का टॉप व्यू यहाँ पर बना के देखता हूँ। इफ आई विल ड्रॉ अ टॉप व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर व्हीकल, अगर मैं इस पर्टिकुलर व्हीकल का टॉप व्यू यहाँ पर बना के देखा, दिस इज अ टॉप व्यू ऑफ व्हीकल, ये हमने व्हीकल का टॉप व्यू बना दिया। अब भाई इस तरीके से मैंने आपके व्हीकल का टॉप व्यू बना दिया। मैंने आपसे बोला
मैंने आपसे बोला इस व्हीकल के आगे इस व्हीकल में दो एक्सेस होंगे। देखिए बहुत ध्यान से, मैंने आपसे बोला इस व्हीकल का आगे वाला एक्सेस मुझे दिखाई देगा, एक्सल मुझे दिखाई देगा, दिस इज अ एक्सल हियर, ठीक है। और इसी तरीके से इस व्हीकल का पीछे वाला एक्सल मुझे दिखाई देगा। एक्सल का मतलब क्या होता है, जब एक ही रॉड से दो या फिर दो से टायर अटैच्ड हो जाते हैं तो फिर उसको एक्सल बोला जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एक ही रॉड से दो या फिर दो से ज्यादा टायर अटैच हो जाए तो फिर उसको एक्सल बोल दिया जाता है। क्लियर, देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से मुझे ये पीछे वाला एक्सल भी दिखेगा लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरीके से मुझे दिखाई देगा। तो ये वाला जो एक्सल है इसको बोला जाता है फ्रंट एक्सल, इट इज कॉल्ड एज फ्रंट एक्सल। फ्रंट मतलब ये सामने है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसको बोला जाता है बैक एक्सल, ठीक है, इसको बोलूंगा मैं बैक एक्सल, फ्रंट एक्सल एंड बैक एक्सल। क्लियर, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा सर। एक्चुअल में आपने जिसने भी कार वगैरह को चलाया होगा उसने एक चीज को देखा होगा कि जब भी मैं स्टीयरिंग को रोटेट करता हूँ, इफ आई रोटेटिंग अ स्टीयरिंग, जब भी मैं स्टीयरिंग को रोटेट करूंगा तो आगे वाले एक्सल के टायर इस तरीके से रोटेट होने की कोशिश करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? जब भी मैं स्टीयरिंग को रोटेट करूंगा, इफ आई रोटेटिंग अ स्टीयरिंग, अगर मैं स्टीयरिंग को रोटेट करूंगा तो आगे वाले एक्सल के टायर इस तरीके से रोटेट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पीछे वाले टायर कभी रोटेट नहीं होते। पीछे वाले टायर केवल और केवल पावर को ट्रांसमिट करते हैं, और आगे वाले टायर क्या करे, आगे वाले एक्सेल जो होगा वो क्या करेगा, डायरेक्शन को बताता है, वही रोटेट हो सकते हैं स्टीयरिंग की हेल्प से। एम आई राइट और रॉन्ग? इसीलिए इन जनरल टर्म्स में ऐसा भी बोल दिया जाता है, इन जनरल टर्म्स में ऐसा भी बोल दिया जाता है कि जो फ्रंट एक्सल है ना, इस फ्रंट एक्सल को डायरेक्शनल एक्सल भी बोला जाता है। इस फ्रंट एक्सल को डायरेक्शनल एक्सल भी बोला जाता है। इसी तरीके से ये जो बैक एक्सल है ना, बैक एक्सल को पावर एक्सल भी बोला जाता है। आई अगेन रिपीट माय स्टेटमेंट, मैंने आपसे बोला ये जो फ्रंट एक्सल है ना, उस फ्रंट एक्सल को डायरेक्शनल एक्सल बोला जाता है, और ये जो बैक एक्सल है इस बैक एक्सल को पावर एक्सल भी बोला जाता है। क्लियर? एक्चुअल में होता क्या है बेटा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे सपोज दैट मेरे पास इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल कर्व प्रेजेंट है, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व। अब इस तरीके से अगर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल कर्व प्रेजेंट है तो उस पर अगर कोई भी व्हीकल मूव होगा, भाई फ्रंट एक्सल तो जल्दी से मुड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन बैक एक्सल क्या करता है, जल्दी से नहीं मुड़ पाता। क्लियर? तो एक्चुअल में ड्राइवर क्या करता है ना, व्हीकल को जब भी इस पाथ से मूव करेगा तो इस तरीके से मूव करेगा। इस तरीके से क्यों मूव करेगा? इस तरीके से बेटा वो इसीलिए मूव करेगा, अपने व्हीकल को इस तरीके से मूव करेगा, और इस तरीके से वो इसलिए मूव करेगा क्योंकि ये आगे वाले जो टायर है ना, ये तो जल्दी से रोटेट हो जाएंगे, लेकिन ये पीछे वाले टायर रोटेट नहीं हो पाते, ये रिजिड होते हैं, इनको बोलते हैं रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। क्लियर? यानी कि ये व्हील से क्या होता है, ये बेस से क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ये रोटेट नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में ड्राइवर क्या करता है, इस व्हीकल को थोड़ा आउटर साइड से मूव करने की कोशिश करता है, ताकि अगर ये मूव हो जाए तो ये पीछे वाला पोर्शन स्किड होगा भी तो रोड के बाहर नहीं जा पाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो बेटा इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता है, रोड की विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंक्रीजिंग लाइक दिस, इस तरीके से मैं रोड की विड्थ को इंक्रीज करता हूँ। तो इस तरीके से जब मैं रोड की विड्थ को इंक्रीज किया, ये काय के कारण हुआ, व्हीकल की रिजिडिटी के कारण हुआ। व्हीकल का जो व्हील बेस था, पीछे वाला व्हील बेस था, वो कैसा था, वो रिजिड था। तो रिजिडिटी के कारण हुआ, इसीलिए इस वाली जो जो वाइडनिंग मैंने प्रोवाइड की है इसको बोली जाती है मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ये व्हीकल के कारण हुआ, इट इज मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इसको मैंने मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिमिलरली एक्चुअल में क्या होगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सिमिलरली क्या होगा, मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपके सामने बोला कि सर ये तो हो गया मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अब मान लो कंडीशन ऐसी हो जाए, सुनिएगा, मान लीजिए कंडीशन ऐसा हो जाए कि ये तो ये मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो गई, इसके कारण मुझे रोड की लेन को थोड़ा सा विड्थ कर, वाइडनिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ रोड, इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ रोड बाय इंक्रीजिंग द लेन। मैं क्या करता हूँ, रोड की विड्थ को इंक्रीज कर दूंगा, वो कैसे करूंगा, लेन को इंक्रीज करके, नंबर ऑफ लेन को इंक्रीज कर। क्लियर? देखिएगा, देखिए बहुत ध्यान से, मैंने आपसे बोला है तो ये मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये ड्राइवर की साइकोलॉजी होती है,
देखना ड्राइवर की साइकोलॉजी कैसे होती है। इस तरीके से अगर मान लीजिए कि ये कर्व पाथ है, कर्व पाथ इज लुकिंग लाइक दिस। क्लियर? बेटा एक बात बताना, एक्चुअल में ड्राइवर की ये टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा अपने व्हीकल को आउटर एज की डायरेक्शन से ही मूव करवाता है। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर, ये ड्राइवर का टेंडेंसी होता है कि वो हमेशा अपने जो जो उसका व्हीकल होता है, वो व्हीकल को क्या करता है, आउटर एज से ही मूव करवाता है। वो हमेशा व्हीकल को आउटर एज से ही मूव करवाएगा। आउटर एज से मूव करवाने का मतलब जानते हो? मतलब वो इस तरफ वाला व्हीकल एकदम आउटर एज ऐसे ही चलेगा और इस तरफ वाले व्हीकल के लिए आउटर एज लाइक दिस, इस तरीके से आउटर एज होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अब भाई ये आउटर एज ऑफ व्हीकल ये आउटर एज से ही मूव करना चाहता है। इसी कारण से क्या होता है, इन दोनों व्हीकल के बीच ये आउटर एज से मूव क्यों करना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा साइड गैप जनरेट हो सके। एम आई राइट और रॉन्ग? ये आउटर एज से इसलिए मूव करना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा साइड गैप जनरेट हो सके। अब भाई ज्यादा से ज्यादा साइड गैप जनरेट करने के लिए इट इज अ साइकोलॉजी ऑफ ड्राइवर, ये साइकोलॉजी है ड्राइवर की, वो हमेशा क्या करता है, व्हीकल को आउटर एज से ही मूव कराएगा। अब भाई व्हीकल को आउटर एज से मूव करवाएगा, इसीलिए यहाँ पर और एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, और ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग साइकोलॉजी के कारण हुई, इसीलिए इसको साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोला जाता है, इसीलिए इस कॉल्ड साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। इसको मैंने साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोला। यानी बच्चा एक बात तो छोटा सा समझ गया है। देखिए क्या समझ गया, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात के बारे में डिस्कस करूं, ये तो एक रफ डायग्राम मैंने बताया। अगर मैं आपके सामने बात करूं तो वाइडनिंग दो कारण से की जाती है, या तो व्हीकल के कारण की जाती है, एम आई राइट और रॉन्ग, यानी मैकेनिकल व्हीकल का जो व्हील बेस होता है वो रिजिड होता है, तो उस कारण से वो बाहर की डायरेक्शन में स्किड हो सकता है, इस कारण से मैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग कर सकता हूँ। और या फिर काय के कारण कर सकता हूँ, साइकोलॉजी ऑफ ड्राइवर, ये साइकोलॉजिकल या फिर मेंटेलिटी होती है, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है ड्राइवर की, वो हमेशा क्या करता है, व्हीकल को आउटर एज से मूव करने की कोशिश करे। क्लियर? आउटर एज से मूव करने की कोशिश करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है बेटा, वो सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो क्या करता है, दूसरे व्हीकल के साथ ज्यादा से ज्यादा मोर साइड गैप को जनरेट करना चाहता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द मेन रीजन, ये उसका मेन रीजन है। अब कंडीशन सुनना, और सर कंडीशन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए, यानी कि बच्चा एक बात समझ गया कि सर अगर मैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट एक्स्ट्रा वाइडनिंग, यदि मैं आपके सामने एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करता हूं, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग दो चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना? एक्स्ट्रा वाइडनिंग दो चीजों से मिलकर बनी होती है। काय काय से मिलकर बनी होगी? एक तो होगा मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, काय काय से मिलकर बनी होगी, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और काय से मिलकर बनी होगी, और मिलकर बनी होगी साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एम आई राइट और रॉन्ग? एक होगी साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक होगी मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक होगी साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। इन दो चीजों से मिलकर ये बना होगा। टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज द मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिए। अगर मैं आपके सामने मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, अगर मैं मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करता हूं, तो नो डाउट आपके पास फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपके लिए बता रहा हूं, लेकिन इसका डेरिवेशन है, लेकिन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से उसके डेरिवेशन का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। क्लियर? वैसे भी बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए, मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ूंगा यहाँ पर, थोड़ा बहुत मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ने की है, तो मैं सभी चीजों को कवर करूंगा, अपन अननेसेसरी के टास्क नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर आपके पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला प्रॉपरली ड्राइव्ड है, डेरिवेशन है। क्लियर? लेकिन आपको डेरिवेशन के फेरों में नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू को अडॉप्ट करना है। देन मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। क्वेश्चन इज वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करता हूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, अगर मैं मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करूंगा, तो फॉर्मूला क्या बेटा, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला जो होगा, अच्छा एक बात और, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है WE से, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है WM से, और साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग को यानी रिप्रेजेंट किया जाता है WP से। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से। तो अगर मैं मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग को
WM बोलते हैं, और द फॉर्मूला इज NL स्क्वायर अपॉन 2R। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको बोला जाता है NL स्क्वायर अपॉन 2R। इट्स अ मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अब देखिए वेयर N क्या है, N को बोला जाता है नंबर ऑफ लेन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? N को बोला जाता है नंबर ऑफ लेन। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने बात करूं, अगर मैं आपके सामने बात करूं, एन को बोला जाता है नंबर ऑफ लेन। इसके बाद देखिए मैं आपके सामने क्या स्टेटमेंट डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ आर। आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। आपका हॉरिजॉन्टल जो कर्व है उस हॉरिजॉन्टल कर्व की रेडियस क्या है, तो आर इज रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है ना, आर को मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। इसी तरीके से अगर मैं एल की बात करूंगा तो एल को बोला जाएगा, इफ आई विल टॉक अबाउट एल, अगर मैं एल की बात करूंगा तो एल को बोला जाएगा लेंथ ऑफ व्हील बेस। इस व्हीकल का व्हील बेस कितना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस व्हील बेस, देखिए व्हील बेस का मतलब इस टायर से लेकर इस टायर के बीच का लेंथ, इट इज कॉल्ड एज व्हील बेस। इसको मैं व्हील बेस बोला। क्लियर? तो मैं अगर आपसे बोलूं एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ व्हील बेस, लेंथ ऑफ व्हील बेस। ठीक है ना, लेंथ ऑफ व्हील बेस। क्लियर? अगर मान लीजिए लेंथ ऑफ व्हील बेस इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, आईआरसी बोलता है, ये मैं नहीं बोलता, ये आईआरसी बोल रहा है। एज पर आईआरसी, अगर मैं आईआरसी रिकमेंडेशन की आपके सामने बात करता हूं तो देखिएगा ये क्या बोलता है, ये मुझसे बोलता है एज पर आईआरसी, आईआरसी रिकमेंडेशन की बात अगर मैं करता हूं तो ये मुझसे बोलता है एज पर आईआरसी लेंथ ऑफ व्हील बेस इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, सो कंसीडर L इज इक्वल टू 6 मीटर। अगर लेंथ ऑफ व्हील बेस आपको प्रॉब्लम में गिवन नहीं है तो आप हमेशा लेंथ ऑफ व्हील बेस कितना कंसीडर करोगे, यू ऑलवेज बी कंसीडर लेंथ ऑफ व्हील बेस इज इक्वल टू 6 मीटर। आप 6 मीटर लेंथ ऑफ व्हील बेस कंसीडर कर लोगे। क्लियर? अब देखिएगा भाई, एन का मतलब है नंबर ऑफ लेन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये स्टेटमेंट हमें समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं, ये तो फर्स्ट एक्स्ट्रा वाइडनिंग थी, इट इज मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। लेकिन अभी मैंने आपके सामने पढ़ाया हुआ है कि जो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग दो वाइडनिंग का सम होता है। द फर्स्ट इज मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग एंड अनदर इज साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। Now I will discuss in front of you. मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए। इट इज अ मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। यदि मान लीजिए मैं आपके सामने, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करता हूँ, सेकंड टाइप ऑफ वाइडनिंग, इट इज अ साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करूंगा, इफ आई विल टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, अगर मैं आपके सामने साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करूं तो देखिएगा साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि भाई ये ड्राइवर की साइकोलॉजी होती है कि वो हमेशा अपने व्हीकल को आउटर एज से ही मूव करवाता है। ठीक है ना, यानी कि आउटर एज का मतलब ये होता है कि हर एक भी, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना, आउटर एज का मतलब आउटर एज से ही मूव करवाएगा। और आउटर एज से मूव करवाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन है कि वो अपने साइड वाले व्हीकल से ज्यादा साइड गैप जनरेट करना चाहता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द मेन रीजन, यही उसका मेन रीजन है। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूँ सर। अगर मैं साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो फॉर्मूला इज v अपॉन 9.5 अंडर रूट r। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है। क्लियर? फॉर्मूला इज ड्राइव्ड इन सच अ वे दैट, फॉर्मूला मुझे इस तरीके से गिवन दिया हुआ है बेटा कि जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इज इन kmph, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन होगी, और r यानी रेडियस, रेडियस मीटर में गिवन होगी। क्लियर? और मेरे लिए जो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग मिलेगा वो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी काय में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी l की वैल्यू मीटर में गिवन होगी, ठीक है ना, r की वैल्यू मीटर में गिवन होगी, और जो wm का वैल्यू मेरे लिए मिलेगा ना मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग का, इट इज ऑल्सो इज इन मीटर, ये भी मुझे मीटर में ही गिवन होगा। क्लियर? तो अगर मान लीजिए मैं आपके सामने टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, यदि मैं आपके सामने टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करता हूं
तो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू क्या होगा, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अगर मैं मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करता हूं तो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज NL स्क्वायर अपॉन 2R, और साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करता हूं तो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज V अपॉन 9.5 अंडर रूट R। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज अवर एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ये आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर IRC मुझे एक रिकमेंडेशन देता है। IRC मुझे क्या रिकमेंडेशन देगा वो हम स्पेशल केस में देख लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर एक नोट डालिएगा, या फिर नोट ना डाल के आप एक स्पेशल केस हेडिंग डाल लीजिए। क्लियर? आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ स्पेशल केस। मैं स्पेशल केस की आपके सामने बात करता हूँ। स्पेशल केस क्या है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्पेशल केस ये बोलता है मुझसे, स्पेशल केस मुझसे ये बोलता है कि स्पेशल केस मुझसे ये बोलता है फॉर सिंगल लेन रोड, फॉर सिंगल लेन रोड, ये मैं नहीं बोलता, ये IRC बोलता है। तो ऐसा लिख लीजिएगा, एज पर IRC, एज पर IRC, IRC मुझसे बोलता है एज पर IRC फॉर सिंगल लेन रोड, फॉर सिंगल लेन रोड, एज पर IRC फॉर सिंगल लेन रोड, नो साइकोलॉजिकल, no psychological extra widening is provided, no psychological extra widening is provided। देखिए इसने मुझसे क्या बोला, इसने मुझसे बोला है, इसने मुझसे बोला है फॉर सिंगल लेन रोड के लिए आप कोई भी साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड मत करो। ठीक है ना? यानी कि अगर उस केस में मैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैलकुलेट करूंगा तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या था बेटा, NL स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2R प्लस V डिवाइडिंग बाय 9.5 अंडर रूट R। लेकिन V कौन सा है, साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिकल को मुझे प्रोवाइड नहीं करना है। तो अगर मैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग कंप्लीट टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालना चाहता हूं तो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग NL स्क्वायर अपॉन 2R, N का वैल्यू 1, L का वैल्यू अगर मैं बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ L, अगर मैं L की बात करूंगा सो L की वैल्यू गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो 6 स्क्वायर कंसीडर कर सकते हो डिवाइडिंग बाय 2R। सो अगर मैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करूं तो 36 अपॉन 2R दैट मींस 18 अपॉन R इज द वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग। लेकिन ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग कब वैलिड है, और सिंगल लेन रोड। अगर आपका सिंगल लेन रोड होगा तो सिंगल लेन रोड के लिए इतनी एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमारे लिए कंसीडर करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए हम थोड़ा सा आगे आते हैं, कंसेप्ट को थोड़ा सा और ज्यादा मॉडिफाइड करते हैं। क्लियर? देखिएगा, अब भाई इतना तो यहाँ पर आ गया। इसके बाद इसने आपको एक नेक्स्ट स्टेटमेंट भी डिस्कस करने बोला है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए किस तरीके से इसने मुझे दिखाया है। इफ आई विल टॉक अबाउट, ये तो हमने स्पेशल केस पढ़ा कि अगर मान लीजिए हमारा सिंगल लेन रोड है तो सिंगल लेन रोड के लिए कोई भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड, यानी साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं होगी, केवल और केवल मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग को ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब हम थोड़े से आगे चलते हैं और मैं आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट टास्क को डिस्कस करता हूँ। इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। इफ आई विल टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट टास्क, अगर मैं इंपॉर्टेंट टास्क की आपके सामने बात करूं तो IRC मुझे कुछ नोट गिवन देता है। ठीक है ना? कुछ नोट्स इसने मुझे गिवन दिए हैं, मैं उन नोट्स को आपके सामने डिस्कस करता हूँ। ठीक है ना? आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू सम इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। मैं यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट की बात करता हूँ। तो नोट पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट नोट पॉइंट क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। फर्स्ट नोट पॉइंट यहाँ पर जो होता है, फर्स्ट नोट पॉइंट यहाँ पर जो होगा, बोला जाएगा इफ रेडियस ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन 300 मीटर, अगर रेडियस ऑफ कर्व की वैल्यू 300 मीटर से ज्यादा है। ठीक है ना? इफ रेडियस ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन 300 मीटर, अगर रेडियस ऑफ कर्व 300 मीटर से ज्यादा है तो वो मुझसे बोलता है, तो वो मुझसे बोलता है नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड, नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड। आप कोई भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड नहीं करो, नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड। देखिए बहुत ध्यान से, मैंने आपसे बोला इफ रेडियस इज ग्रेटर देन 300 मीटर, अगर रेडियस का वैल्यू 300 मीटर से ज्यादा है तो नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड, आप कोई भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड मत करिए। क्लियर? सेकंड केस ये मुझसे क्या बोलता है, सेकंड केस ये मुझसे बोलता है इफ रेडियस इन बिटवीन, इफ रेडियस इन बिटवीन यानी रेडियस ग्रेटर और इक्वल टू 50 मीटर से
बट लेस और इक्वल हो 300 मीटर से। क्लियर? इफ रेडियस इन बिटवीन 50 मीटर टू 300 मीटर, अगर आपका जो रेडियस है वो 50 मीटर से लेकर 300 मीटर तक है या फिर 50 मीटर या 300 मीटर के बीच है, तो इस कंडीशन में वो मुझसे बोलता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड, एक्स्ट्रा widening is provided for both, extra widening is provided for both inner and outer side, for both inner and outer side, ठीक है ना? एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड फॉर बोथ इनर एंड आउटर साइड। अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला अगर रेडियस की वैल्यू 50 मीटर से कम है या फिर उसके बराबर, 50 मीटर से ज्यादा है या फिर उसके बराबर है, और 300 मीटर से कम है या फिर उससे ज्यादा है, तो आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड करोगे बोथ इनर एंड आउटर साइड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी तरीके से ये मुझसे नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलने को बोलता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए ये मुझसे क्या बोलता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं, ये मुझसे बोलता है इफ रेडियस इज लेस देन 50 मीटर, अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में रेडियस की वैल्यू 50 मीटर से कम है, if radius is less than 50 meter, so extra widening is provided only for inner side, आप extra widening को केवल और केवल inner side ही प्रोवाइड करो। तो इस केस में हमने क्या बोला, extra widening is provided, extra widening is provided only for, extra widening is provided only for inner side, ठीक है ना? extra widening is provided only for inner side, आप extra widening को इनर साइड में ही प्रोवाइड करो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से ये मुझसे बोलता है। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर आपने बोला बोथ इनर एंड आउटर साइड और फिर बोल रहे हो फॉर इनर साइड, एम आई राइट और रॉन्ग? तो देखिएगा एक्चुअल में कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, बहुत ध्यान से समझिए क्या मतलब है बेटा इनर साइड और आउटर साइड का। ठीक है, देखिए किस तरीके से बनेगा। जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने एक कर्व को बनाया, जैसे अगर मैं एक लेआउट बनाऊं तो लेआउट कैसा बनेगा, दिस इज अवर स्ट्रेट पाथ, ये आपका एक स्ट्रेट पाथ बनाया मैंने यहाँ पर, इट इज अवर स्ट्रेट पाथ, ठीक है ना, दिस इज अवर स्ट्रेट पाथ। इस स्ट्रेट पाथ से क्या होगा, एक स्पेशल टाइप का कर्व जाता है, ठीक है ना, उस स्पेशल टाइप के कर्व को मैं ट्रांजिशन कर्व बोलता हूँ। क्लियर? अब ट्रांजिशन कर्व होता क्या है वो अभी अपन देखते हैं। अभी यहाँ पर एक ट्रांजिशन कर्व होगा और देन इसके बाद एक सर्कुलर कर्व मीट होगा, सर्कुलर कर्व इज मीट लाइक दिस, ठीक है ना। अगेन इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रांजिशन कर्व आएगा, दिस इज अवर ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक कौन सा कर्व आएगा, कर्व इज ट्रांजिशन कर्व, क्लियर। और फिर ये स्ट्रेट पाथ से इस तरीके से मीट हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए इस तरीके से ये जब भी मैं अरेंजमेंट को बनाऊंगा, जब भी मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व का, तो इसमें इस तरीके से तीन पोर्शन रहते हैं। तीन पोर्शन कौन कौन से रहते हैं, ये जो नीचे वाले आपको पोर्शन दिख रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट पाथ, इसको मैंने स्ट्रेट पाथ बोला, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट पाथ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट पाथ, इसको भी मैंने स्ट्रेट पाथ बोला। क्लियर? ये कौन सा पाथ था, सो ये जो हमें दिख रहा है इट इज अ सर्कुलर पाथ, इसको मैंने सर्कुलर पाथ बोल दिया। क्लियर? अब ये जो मुझे दिख रहा है इट इज अ ट्रांजिशन कर्व, ये ट्रांजिशन कर्व है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ ट्रांजिशन कर्व, ये भी ट्रांजिशन कर्व है, ठीक है ना बेटा। अब देखिएगा मैंने आपसे बोला अगर रेडियस की वैल्यू 300 मीटर से ज्यादा है तो कोई बात नहीं, और अगर 300 और 50 के बीच में है तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड फॉर बोथ इनर एंड आउटर साइड, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड लाइक दिस, इस तरीके से मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आउटर साइड, मैंने एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड कर दिया, एम आई राइट और रॉन्ग? सिमिलरली मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड लाइक दिस, यानी कि मैंने इनर साइड भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड कर दिया, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड लाइक, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा वाइडनिंग को इनर एंड आउटर साइड दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दूं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जितनी भी होगी, जितनी भी लेंथ की एक्स्ट्रा वाइडनिंग होगी, बेटा याद रखिएगा उसमें 2/3 एक्स्ट्रा वाइडनिंग होगा ट्रांजिशन कर्व पर और 1/3 एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है सर्कुलर पर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 2/3 लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड ऑन अ ट्रांजिशन कर्व एंड रिमेनिंग 1/3 ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड ऑन अ सर्कुलर कर्व। तो मैं समझ में आया सभी को? अगर मान लीजिए मुझे एक साइड प्रोवाइड करनी है तो एक साइड अगर मुझे प्रोवाइड करनी है सो इट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मैं एक साइड प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमारे
एक्स्ट्रा वाइडनिंग पढ़ना था और यहाँ पर हमने स्पेशल केसेस को सीखा। इसके बाद बात आती है ट्रांजिशन कर्व की। क्लियर? सो अगर मैं आपके सामने ट्रांजिशन कर्व की बात करूं, अच्छा एक बात और सुनिए, मैं आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट बताना भूल गया। मैंने आपसे बोला ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, ठीक है ना, एक्चुअल में पावर एक्सल क्या करता है, जो बैक एक्सल है वो रिजिड है ना, तो इस रिजिड के कारण क्या होगा, ये बाहर की डायरेक्शन में स्किड करने की कोशिश करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग माय डियर? तो एक्चुअल में होता क्या है सर, ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, ये बाहर की डायरेक्शन में स्किड करने की कोशिश करेगा। उस फिनोमेना को बोला जाता है ऑफ ट्रैकिंग फिनोमेना। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे बोला ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, ड्यू टू, देखना मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूं, मैंने आपसे बोला ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस की रिजिडिटी के कारण, ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस बैक एक्सल ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस बैक एक्सल मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन, या बैक एक्सल स्किड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस की रिजिडिटी के कारण बैक एक्सल स्किड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये जो बैक एक्सल होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज दिस phenomenon is called as off tracking. This phenomenon is called as off tracking. उसको मैंने off tracking बोला, ठीक है ना। This phenomenon is called as off tracking. Off tracking का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट ऑफ ट्रैकिंग का वैल्यू कितना होगा, स्किड कितना करेगा, ऑफ ट्रैकिंग का वैल्यू होता है बेटा केवल और केवल एल स्क्वायर अपॉन 2r। क्लियर? अगर मैं इसमें n का मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग बन गई, लेकिन मैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे केवल ऑफ ट्रैकिंग की बात करनी है। ऑफ ट्रैकिंग का मतलब कितना बाहर की तरफ स्किड कर गया, कितना प्रोवाइड कर रहा हूँ वो तो nl स्क्वायर अपॉन 2r है, कितना बाहर की तरफ स्किड कर गया, इट इज एल स्क्वायर अपॉन 2r। दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रैकिंग। ये आपके लिए जो मिला, इट इज द ऑफ ट्रैकिंग, ये मुझे ऑफ ट्रैकिंग का वैल्यू मिल गया। समझ में आया सभी को? दिस इज अवर ऑफ ट्रैकिंग। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने क्या नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए हम इसके ऊपर आपके सामने एक प्रॉब्लम करवाते हैं। आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ। क्लियर? देखिए वो प्रॉब्लम क्या है। I will discuss in front of you a next very important problem. मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम डिस्कस कर देता हूँ। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम निकाल लेता हूँ पहले मैं, प्रॉब्लम कहीं का है वो। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर, ये हमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन को जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, और ये 2007 में आया हुआ प्रॉब्लम है। क्लियर? ये 2007 का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से मैंने आपके लिए गिवन है। इसमें मुझसे बोला है द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर अ 2 लेन नेशनल हाईवे, ठीक है ना। 2 लेन दिया है, 2 लेन का मतलब क्या है सर, n इज इक्वल टू 2, ठीक है। एट अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 300 मीटर, जिसकी रेडियस कितने मीटर है, रेडियस इज इक्वल टू 300 मीटर। क्लियर? ये मुझसे क्या बोलता है, कंसीडरिंग अ व्हील बेस ऑफ 8 मीटर, यानी कि L की वैल्यू मैंने कितनी कंसीडर किया, 8 मीटर। डिजाइन स्पीड मैंने कितना लिया, डिजाइन स्पीड इसने मुझे गिवन दिया है 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? इसने मुझसे क्या पूछा है बेटा, इसने मुझसे पूछा है एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड, कितनी एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड है। क्लियर? रेडियस इज 300 मीटर, अगर 300 से ज्यादा होती तो वैल्यू 0 हो जाती। समझ रहे हो? अगर 300 से ज्यादा रेडियस गिवन होता तो वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 0, आपका जो वैल्यू होता वो 0 हो जाता। एम आई राइट और रॉन्ग? तो देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूं, तो मुझे पता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू क्या होता है, NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस V डिवाइडिंग बाय 9.5 अंडर रूट R। n की वैल्यू कितनी है, 2,
एल स्क्वायर का मतलब कितना, 8 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2r, रेडियस की वैल्यू इज 300 मीटर, प्लस वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी इज 100 kmph डिवाइडिंग बाय 9.5 अंडर रूट r, रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस इज 300 मीटर। क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आया वो आंसर मेरे पास इसका आई थिंक सो गिवन नहीं होगा। यस, आंसर इज गिवन टू अस, यहाँ पर आंसर गिवन है, आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, यहाँ पर यानी वैल्यू आई होगी कितने मीटर, 0.82 मीटर। क्लियर है ना, क्वेश्चन इज वेरी इजी, बहुत इजी प्रॉब्लम है। इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और था, जस्ट अ वेट, मैं आपको प्रॉब्लम एक आध और प्रॉब्लम देख लेता हूँ। यस, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। देखिए, नहीं नहीं, ये तो बहुत इजी है, ये प्रॉब्लम उससे बेस्ड नहीं है। और जस्ट अ वेट प्लीज, वो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कहीं पर प्रॉब्लम था वो वाला। ये है प्रॉब्लम, गेट 2010 2 मार्क्स का प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम इज हाईली इंटरेस्टिंग हियर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है ये आपका 2010 का 2 मार्क्स का प्रॉब्लम है। देखिए एक्चुअल में प्रॉब्लम मुझसे क्या बोलता है, इसने मुझसे बोला द डिजाइन स्पीड फॉर 2 लेन रोड इज 80 kmph। डिजाइन स्पीड की वैल्यू गिवन है, यानी वेलोसिटी इज गिवन टू अस। वेलोसिटी कितना गिवन है, 80 किलोमीटर पर आवर। इसने और मुझे क्या दिया है, व्हील बेस दिया है, एल का वैल्यू गिवन दिया है, दिस इज 6.6 मीटर। सिमिलरली इसने मुझसे बोला है ऑफ ट्रैकिंग इज मेजर्ड एज 0.096 मीटर। ऑफ ट्रैकिंग की वैल्यू मेजर करने को, ऑफ ट्रैकिंग इसने मुझे दिया है। अच्छा, एन की वैल्यू गिवन है 2 मीटर। ऑफ ट्रैकिंग का वैल्यू इसने मुझे दिया है, इफ आई टॉक अबाउट ऑफ ट्रैकिंग, ऑफ ट्रैकिंग का मतलब होता है ट्रैक के बाहर चला जाना व्हील बेस की रिजिडिटी के कारण। तो ऑफ ट्रैकिंग इज 0.096 मीटर। एम आई राइट और रॉन्ग, दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रैकिंग। देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं ऑफ ट्रैकिंग की बात करूं, ऑफ ट्रैकिंग मेरे लिए दिया है 0.096 मीटर, और ऑफ ट्रैकिंग की वैल्यू होती है एल स्क्वायर अपॉन 2r। तो भाई अगर मैं यहाँ पर 0.096 एल स्क्वायर की वैल्यू रखूं, 6.6 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2r, तो मैं यहाँ से रेडियस कैलकुलेट कर सकता हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, यहाँ पर रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप यहाँ पर रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट वेट प्लीज। अगर आपके पास कैलसी है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सर इसको। ठीक है, अगर मान लीजिए आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, तो रेडियस देखिए किस तरीके से कैलकुलेट होगा। अगर मैं रेडियस की वैल्यू निकालूं तो रेडियस आएगा 226.875 मीटर। ठीक है ना, इट इज द रेडियस 226.875 मीटर। आप क्या करते हो बेटा, अब आपको टोटल एक्स्ट्रा वाइंडिंग चाहिए, सो टोटल एक्स्ट्रा वाइंडिंग आपको चाहिए, सो एन एल स्क्वायर अपॉन 2r। सो एन का वैल्यू 2 और एल स्क्वायर अपॉन 2r का वैल्यू इज गिवन टू यू 0.096। एम आई राइट और रॉन्ग, प्लस v upon 9.5 अंडर रूट r, तो वेलोसिटी इज 80 डिवाइडिंग बाय 9.5 अंडर रूट r, रेडियस का वैल्यू कितना है 221.875। आप यहाँ से क्या निकालते हो, आप यहाँ से एक्स्ट्रा वाइंडिंग की वैल्यू निकालोगे। आप यहाँ से क्या निकालोगे, तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा वाइंडिंग निकालोगे, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा वाइंडिंग इज इक्वल टू 0752 मीटर। क्लियर, दिस इज अवर आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया, तो इस तरीके से मुझे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज क्लास के लिए इतना ही करते हैं, कल हम क्लास चालू करेंगे तो आपके सामने ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं, और ट्रांजिशन कर्व के बाद थोड़ा बहुत मुझे सेटबैक डिस्टेंस पढ़ना है, देन जियोमेट्रिक डिजाइन को खत्म करके अपन ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक्स, अपन कल मिलते हैं सेम टाइम।